गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का स्वागत है शिक्षा सेतु में। हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। अब लास्ट टाइम हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, ठीक है, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। अध्याय 2 सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। ओके, तो हमारा इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक होए सबसे पहले हम जानेंगे कि सूक्ष्मजीव होते क्या हैं, वे कितने कैसे दिखते हैं। तो सूक्ष्मजीव क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो हमारी नग्न आँखों से, जिन्हें हम डायरेक्ट हमारी आँखों से नहीं देख पाते हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप सभी एग्जाम्पल के रूप में आपको बताती हूँ, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, दूसरे जीव जंतु हो गए, इन्हें हम इजीली देख पाते हैं। और क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इनका साइज़ या आकार बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन दूसरे टाइप के ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, जिनको हम डायरेक्ट हमारी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, और उन्हें ही हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब हम इन्हें अपनी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो इसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के जरिए हम सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब टाइप्स। सूक्ष्म जीव कितने टाइप्स के होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। सेकंड है हमारा कवक। तीसरा है हमारा प्रोटोजोआ, और लास्ट टाइप है हमारा शैवाल या एल्गी। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, अब हम हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है हमारा वायरस या विषाणु। विषाणु को हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? वायरस भी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें भी हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, बट ये अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं, अर्थात दूसरे सूक्ष्म जीवों से थोड़े अलग होते हैं। क्योंकि अब इनमें क्या डिफ्रेंशिएट होता है कि जो विषाणु होते हैं वो क्यों अलग होते हैं दूसरे सूक्ष्म जीवों से? क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, परपोषी में ही मल्टीप्लाई होते हैं। अर्थात जब ये शरीर के बाहर रहते हैं तो ये पूरी तरह से निष्क्रिय होते हैं, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, किसी
बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि लिविंग होती है, जीवित होती है, तो ये वहाँ उस बॉडी में जाकर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मीन्स सक्रिय हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में ये विभिन्न प्रकार के डिसीज अर्थात रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो वायरस के द्वारा एक तो आपका हो गया जुकाम, ठीक है, वायरस के द्वारा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी, तो ये सारी बीमारियां वायरस के थ्रू पहुंचती हैं। ये सारे वायरस अगर शरीर के बाहर होते हैं तो ये जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जैसे ही ये लिविंग बॉडी में एंटर हो जाते हैं तब ये विभिन्न प्रकार के रोग या डिसीज़ उत्पन्न करते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम खांसें या छींकें तो किसका यूज़ करना चाहिए? हमें रुमाल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने खांसा या छींका तो जो वायरस होते हैं वो एयर के थ्रू, है ना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक स्वस्थ पर्सन में भी पहुंच सकते हैं और वो फिर उससे इन्फेक्ट हो सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी सर्दी जुकाम हो तो हमेशा अपने रुमाल का यूज़ करें और हाथ रखकर ही खांसें, ठीक है, ताकि वायरस फैल ना पाए। और इस प्रकार हमने देखा कि वायरस क्या होते हैं। तो वायरस भी जो रहते हैं वो सूक्ष्मजीव होते हैं, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब लिविंग बॉडी में एंटर होते हैं तभी जाकर वो एक्टिव होते हैं। और कई प्रकार के, है ना, जीव जंतुओं में वो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगला टॉपिक हम लेते हैं हमारा सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार हमारे लिए फ्रेंडली नेचर रखते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं, वो देखते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक है और घातक होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं किस प्रकार से ये हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करते हैं, हमारे फ्रेंड की तरह होते हैं। तो इससे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट्स हम लेते हैं कि दूध का दही में बदलना। आप सभी जानते हैं कि दही कैसे तैयार किया जाता है। क्या करते हैं हम दही बनाने के लिए? हम दूध में कुछ पदार्थ मिलाते हैं जिससे दूध फट जाता है ना। तो वो कैसे फटा? क्योंकि जो पदार्थ हम मिलाते हैं, है ना, वो उस दूध को क्या कर देता है? दही में परिवर्तित करता है। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैक्टीरियस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। सेकेंड यूज हम देखते हैं कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, है ना, प्राचीन काल के जो लोग थे वो इन सूक्ष्म जीवों की हेल्प से क्या
निर्माण करते थे? प्राचीन काल के लोग जो थे वो इन सूक्ष्म जीवों की हेल्प से इनकी मदद से अल्कोहल का निर्माण करते थे। ठीक है ना। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों की मदद से अल्कोहल बनाते थे। तीसरा लाभ हम देखते हैं तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे कई टाइप्स की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। औषधियाँ मतलब दवाई बनाने में। ठीक है, तो कई प्रकार की दवाइयों के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का यूज़ होता है। और इसके अलावा हम और देख सकते हैं जैसे दूध का दही में परिवर्तन या केक बनाना, है ना, या जब हम केक बनाना भी इसके अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्य के लिए कई सारी लाभदायक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इस कारण से वे हमारे मित्र कहलाते हैं। अब सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ्रेंडली तो होते हैं, बट कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, जिसको अब हम अगले टॉपिक के रूप में लेंगे। सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में। तो अभी तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, बट कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में घातक रोगों का कारण बनते हैं, है ना। वो एक स्वस्थ शरीर में जाकर कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्य के लिए लाभ पहुंचाने के साथ साथ कई सारी घातक बीमारियों के कारण भी बनते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। अब हम अगला टॉपिक हमारा देखते हैं किण्वन या फर्मेंटाइजेशन। किण्वन क्या होता है? किण्वन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? किण्वन क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें फलों के रसों से क्या बनाई जाती है? अल्कोहल। किण्वन या फर्मेंटाइजेशन क्या होता है? किण्वन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें फलों के रस से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ओके, आप सभी को इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लेंगे अब एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक या जिसको हम इंग्लिश में जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक हमारा अगला टॉपिक हो गया। एंटीबायोटिक या जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले हम समझेंगे कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होते हैं। तो देखते हैं हम। एंटीबायोटिक एक टाइप की ड्रग होते हैं, एक प्रकार की औषधि। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एक प्रकार की औषधि होती है जो कि
किसके विरुद्ध ली जाती है? ऐसे रोग या ऐसी डिसीज जो कि किसी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध उस डिसीज को रोकने के लिए या पूर्णतः निष्क्रिय करने के लिए एंटीबायोटिक्स ड्रग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक जो रहती है एक प्रकार की औषधि होती है जिसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है, या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये एंटीबायोटिक ड्रग जब हम लेते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश कर गया है ये धीरे धीरे उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को, मतलब जो हो रही है, वृद्धि हो रही है अंदर बैक्टीरिया की, उसको रोकने का काम करते हैं और पूरी तरह से उसे निष्क्रिय कर देते हैं और वापस से व्यक्ति हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स के आपको नाम बताती हूँ। एंटीबायोटिक ड्रग्स, पहला है हमारा पेनिसिलिन, ठीक है, पहला है हमारा पेनिसिलिन। दूसरा है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, पहला हो गया हमारा पेनिसिलिन, दूसरी ड्रग हो गई हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरी ड्रग हमारी हो गई टेट्रासाइक्लिन और फोर्थ ड्रग हमारी हो गई इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये आपको अभी क्वेश्चन आंसर जब हम पढ़ेंगे तो आएगा कि एंटीबायोटिक ड्रग्स के नाम बताइए। तो हमने देख लिया, यहाँ पर मैंने आपको 4 ड्रग्स के नेम बताए हैं जो कि एंटीबायोटिक हैं। क्या क्या नेम है उनके? पहला है पेनिसिलिन, सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड है टेट्रासाइक्लिन और फोर्थ है हमारी एरिथ्रोमाइसिन। अब इसमें अगर हम पेनिसिलिन की बात करते हैं तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन, अभी हम टीके के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का टीका है जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। ठीक है, अब हम ये एंटीबायोटिक हमारा टॉपिक फिनिश हुआ है ना। एंटीबायोटिक एक प्रकार की ड्रग या औषधि होती है जिसका उपयोग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है और एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और लास्ट है एरिथ्रोमाइसिन। अगले टॉपिक पर हम आते हैं जो कि है वैक्सीन या टीका। तो वैक्सीन या टीके हम आते हैं तो पेनिसिलिन जो टीका है ना, पेनिसिलिन का जो टीका है उसकी खोज, पेनिसिलिन टीके की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्या होता है टीका? तो जो शिशु होते हैं ना, जो बालक होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनके शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। जो मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको घातक बीमारियों से लड़ने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें बचपन में ही उनके शरीर में घातक बीमारियों से रिलेटेड कुछ इंजेक्शन के थ्रू, टीके के थ्रू, है ना, एंटर करवा दिए जाते हैं टीके के थ्रू।
उन बीमारियों के कुछ बैक्टीरिया टीके के थ्रू एंटर करा दिए जाते हैं, जो कि ताकि जो उस बच्चे के शरीर में उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी बन सके, है ना, एंटीबॉडी बन सके अर्थात प्रतिरक्षी बन सके। अर्थात जब कभी भी भविष्य में उसे ये बीमारी होगी तो वो इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपनी बॉडी में विकसित कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसका टीका लगाया जाता है बच्चों को? हैजा, टीबी, पोलियो, है ना, पोलियो का भी टीका लगाया जाता है। तो इन टीकों को लगाने से क्या लाभ होता है कि जब कभी भी भविष्य में अगर इस प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हम इजीली उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही उनके खिलाफ किसका निर्माण हो चुका होता है? एंटीबॉडीज़ का। इस कारण से तो टीका लगवाना बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। अगला टॉपिक हम देखते हैं हमारा संचरणीय रोग। संचरणीय रोग मतलब कि जो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया मक्खी, है ना, तो मक्खी क्या होती है? मक्खी कई सारे गंदी जगहों पर बैठती है जिसके कारण से उसके पंखों पर, पैरों पर कई सारी बीमारियों के वायरस और बैक्टीरिया लग जाते हैं। जब वो मक्खी हमारे भोज्य पदार्थों पर बैठती है तो उसके बॉडी में चिपके हुए बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं वो उस खाने में प्रवेश, उस भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने से फिर जो बैक्टीरिया या जो वायरस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो संचरणीय रोग होते हैं वो फैल जाते हैं इस प्रकार से। अब इसका एक एग्जाम्पल है मक्खी। मक्खी के द्वारा संचरणीय रोग फैलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा सावधानियां रखनी चाहिए कि भोज्य पदार्थों को हमें हमेशा ढाँक कर रखना चाहिए। हमें हमेशा फ्रेश फूड अर्थात ताज़ा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और पानी भी हमेशा हमें ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही बैक्टीरिया या वायरस मौजूद नहीं है जो हमें बीमार कर देगा। ये बॉडी में एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या दूषित पदार्थों के द्वारा ही हमारी बॉडी में एंटर होता है। और हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो वायरस होता है वो अगर लिविंग बॉडी में मौजूद नहीं है तो वो उस बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के बाहर वो कैसा है? एकदम निष्क्रिय है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में वो एंटर हुआ तो वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर अपनी सेल्स को बढ़ाने लगता है और फिर हम धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। तो इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम ऑटोमेटिक बिना दवाई खाए भी 7-8 दिन के बाद अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र स्ट्रांग है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगला टॉपिक लेते हैं हम कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये किस प्रकार से पर्यावरण शुद्ध करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका
अदा करते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे कि हमने सड़े गले व्यर्थ पदार्थों को फेंक दिया बाहर, अब क्या होगा, वो पदार्थ आपने देखा होगा कभी भी वैसे ही पड़ा रहता है क्या? नहीं, धीरे धीरे वो सड़ता है, गलता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो पूर्णतः मिट्टी में चेंज हो जाता है। तो उसको, उस पदार्थ को जो मिट्टी में जिसने, खाद में जिसने कन्वर्ट कर दिया है ना, वही वो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया वायरस के थ्रू, है ना, सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं ये, और ये क्या करते हैं, उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, है ना, जिसके कारण वो पदार्थ जो है वो सड़ जाता है, और इस प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण, वो क्लीन हो जाता है। तो इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो जटिल पदार्थों का अपघटन नहीं हो सकेगा और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेयर को शुद्ध करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ है यहाँ। अब वापस से हम इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। तो इस चैप्टर का नेम है हमारा चैप्टर 2, सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो इसमें हमने पहले देखा कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव कितने टाइप्स के होते हैं? सूक्ष्मजीव 4 टाइप्स के होते हैं, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, ठीक है, और शैवाल। उसके बाद हमने इस लेसन में देखा कि वायरस भी क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि वो जब बॉडी से बाहर होते हैं तो वो निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिविंग बॉडी में एंटर होते हैं तो वो फिर एक्टिव हो जाते हैं और कई सारे रोगों को फैलाते हैं और बीमार करते हैं। फिर हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमारे मित्र होते हैं और किस प्रकार से वो हमारे शत्रु होते हैं। मित्र में मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं क्या क्या, कि दूध से दही का बनना, केक का निर्माण होना, ये सभी औषधियों के निर्माण में, ऐसी कई सारी जगह, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हमने जाना कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, और हमने जाना कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार से रोगों को फैलाते हैं और कितनी हानिकारक बीमारियों को फैला सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, एड्स, ठीक है। तो ये सारे हो गए। तो इस वजह से हमने जाना कि इन पॉइंट्स के थ्रू हमने जाना कि किस प्रकार से वो हमारे लिए लाभदायक है और किस प्रकार से वो हमारे लिए हानिकारक है। और फिर उसके बाद हमने देखा फर्मेंटाइजेशन या किण्वन। किण्वन एक टाइप की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, फलों के रसों से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। देन हमने उसके बाद देखा था हमारा टॉपिक एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक एक प्रकार की औषधि होती है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। और इस प्रकार हमने 4 एंटीबायोटिक ड्रग्स के नेम भी देखे हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है इसमें टीका, है ना। तो घातक बीमारियों से बचने के लिए शिशुओं के शरीर में टीके के थ्रू प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है, जिससे भविष्य में बच्चा उन बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी उत्पन्न कर सकता है।
और उसके बाद हमने संचरणीय रोग देखे, जिसका एग्जाम्पल मैंने मक्खी के थ्रू आपको बताया था। और लास्ट हमने देखा कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से पूरे पर्यावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जो मेन पॉइंट्स थे इसमें मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शिक्षा सेतु को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है या फिर आपको कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।